नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। साल 1990 में जब से पंडितों का कश्मीर से विस्थापन हुआ है, एक और जहां कश्मीर में सशस्त्र विद्रोह को कुचलने के लिए सैन्य अभियान चलाए गए हैं, तो दूसरी तरफ नई दिल्ली की सरकारें हर बार कश्मीर में पंडितों को फिर से बसाने का वादा करती रही। साल 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने घाटी में पंडितों के पुनर्वास के लिए एक विशेष नौकरी पैकेज की घोषणा की और हजारों कश्मीरी पंडितों को सरकारी नौकरियां दी गई। हालांकि उनके घर या तो बिक चुके थे या वीरान और असुरक्षित थे, इसलिए उन्हें सुरक्षा घेरे वाले अपार्टमेंट में रखा गया था। 1990 की हिंसा के बावजूद कुछ पंडित परिवार घाटी में ही रह रहे थे। साल 1997 से साल 2003 के बीच ऐसी पंडित बस्तियों पर चरमपंथी हमले भी हुए। इस दौरान सामूहिक हत्या की 3 घटनाओं में महिलाओं समेत 50 कश्मीरी पंडित मारे गए थे। पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक साल 1990 से 2010 तक 219 कश्मीरी पंडित मारे गए, लेकिन कश्मीरी पंडितों के विभिन्न संगठनों का कहना है कि यह संख्या इससे कहीं ज़्यादा है। लेकिन साल 2010 में नौकरी पैकेज की शुरुआत के बाद से साल 2010 के अंत तक किसी भी कश्मीरी पंडित की हत्या नहीं हुई। उधर साल 2019 में कश्मीर में अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी होने के बाद केंद्र सरकार ने यह दावा किया कि कश्मीर से अलगाववाद का खात्मा हो गया है। लेकिन कुछ महीनों बाद ही कश्मीरी पंडितों के साथ दूसरे राज्यों के नागरिकों की हत्याओं का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया और 370 हटाए जाने के बाद आतंकियों के हाथ से मारे गए कश्मीरी पंडितों की संख्या 18 हो गई। पिछले साल ही आतंकियों ने 3 कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट उतारा था, तो साल 2017 से लेकर अब तक 45 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों सहित कश्मीर में कुल 289 नागरिकों की हत्या आतंकवादियों ने की है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जब कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जाने लगा, तो सैकड़ों कश्मीरी पंडित, जिसमें सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं, पलायन कर जम्मू आ गए और अब वही सरकारी कर्मचारी अपना स्थानांतरण करवाने के लिए आंदोलन छेड़े हुए हैं। वहीं एक बार फिर जम्मू कश्मीर के पुलवामा में रविवार को एक कश्मीरी पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान संजय शर्मा के रूप में हुई। वहीं संजय शर्मा की हत्या के बाद कश्मीरी पंडित एक बार फिर अपना स्थानांतरण की मांग को लेकर मुखर हो गए हैं। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि कश्मीरी पंडितों की मांग कभी पूरी भी होगी या इसी तरह आंदोलन पर आंदोलन करते रहेंगे। तो जम्मू कश्मीर के पुलवामा में टारगेट किलिंग में मारे गए कश्मीरी पंडित संजय शर्मा का सोमवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके अंतिम संस्कार में पुलिस अधिकारियों समेत कई नेता और स्थानीय लोग शामिल हुए। आतंकियों ने रविवार को एटीएम सुरक्षाकर्मी शर्मा को उस समय गोली मार दी थी जब वह बाजार में पत्नी के साथ जा रहे थे। हत्या के 2 दिन बाद कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या करने में शामिल एक आतंकवादी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। मारे गए आतंकवादी की पहचान अकीब मुश्ताक भट्ट के रूप में हुई है। अकीब मुश्ताक भट्ट आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन और द रेजिडेंस फ्रंट TRF के लिए काम कर रहा था। आपको बता दें कि संजय शर्मा उन चुनिंदा कश्मीरी पंडितों में से थे जिन्होंने कश्मीर से विस्थापन नहीं किया और पुलवामा में ही अपने गांव आचरण में रहते रहे। उधर हत्या के विरोध में सैकड़ों कश्मीरी पंडितों ने जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री पैकेज के तहत नौकरी कर रहे कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर से बाहर स्थानांतरण की अपनी मांग को फिर से दोहराई। प्रदर्शनकारी योगेश पंडिता ने कहा कि उनकी ड्यूटी पर लौटने के लिए सुरक्षित माहौल का सरकार द्वारा किया जा रहा दावा बेनकाब हो गया है। पंडिता ने कहा कि हम जमीनी हकीकत से पूरी तरह वाकिफ हैं। ताजा हत्या ने हमारे आत्मविश्वास को और भी गहरा झटका दिया है और घाटी में हमारे समुदाय के सदस्यों की सुरक्षा को लेकर हमारी चिंता और भी बढ़ गई है। दूसरी तरफ राजनीतिक दलों ने भी घटना की निंदा की है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और कश्मीर बीजेपी इकाई के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने इस घटना पर अफसोस जताया। लेकिन PDP प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सवाल किया कि अगर
आतंकवाद खत्म हो गया है तो संजय शर्मा को किसने मारा? सरकार क्या कर रही है? महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जिस बेदर्दी से संजय शर्मा की हत्या की गई है उसके लिए हम शर्मिंदा हैं। कभी कश्मीरी पंडितों की मदद करने वाले मुस्लिम आज खुद संकट में हैं। सरकार उग्रवाद कम करने के नाम पर हमारे लोगों को जेल भेज रही है। उन्होंने यह भी कहा कि NIA और ED टेरर फंडिंग के नाम पर छापेमारी कर रही है। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। कश्मीर घाटी के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया है। मारा गया एक दहशतगर्द हाल ही में पुलवामा में हुई कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या में शामिल था। गौरतलब है कि दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने कश्मीरी पंडित को गोली मार दी थी। अक्टूबर 2022 के बाद ये कश्मीर घाटी की पहली टारगेट किलिंग है। लेकिन इस हत्या के बाद से प्रधानमंत्री पैकेज के तहत नौकरी कर रहे कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर से बाहर ट्रांसफर की अपनी मांग को दोहराई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी ड्यूटी पर लौटने के लिए सुरक्षित माहौल का सरकार का दावा बेनकाब हो गया है। हम जमीनी हकीकत से पूरी तरह वाकिफ हैं। ताजा हत्या ने हमारे आत्मविश्वास को गहरा झटका दिया है। इस हत्या के बाद राजनीति भी तेज हो गई है। PDP प्रमुख और पूर्व CM महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाए हैं कि अगर आतंकवाद खत्म हो गया है तो उसे किसने मारा और सरकार क्या कर रही है। बेदर्दी से इस संजय शर्मा को कत्ल किया गया, वो सब हम सब के लिए, हम जो यहाँ के रहने वाले खासकर मुसलमान हैं, हम शर्मिंदा हैं। हम वही लोग हैं जम्मू कश्मीर की वादी के वही मुसलमान हैं। जब 1947 में पूरे हिंदुस्तान में दंगे हो रहे थे, हिंदू मुस्लिम फसादात हो रहे थे, कश्मीर की वादी एक वाहिद जगह थी जहाँ के मुसलमानों ने अपने सब कुछ दाव लगा के यहाँ के हिंदू, यहाँ के मुसलमान, यहाँ के सिख, यहाँ के कश्मीरी पंडितों को बचाया। मगर आज यहाँ के मुसलमान खुद मुसीबत में फंसे हुए हैं। हमें ये बताया जाता है कि हम मिलिटेंसी खत्म करें। अगर मिलिटेंसी खत्म है तो इसको किसने मारा? क्या कर रही है सरकार, क्या कर रही है? अनुच्छेद 370 हटने के बाद जब कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया गया तो सैकड़ों कश्मीरी पंडित, सरकारी कर्मचारी पलायन कर जम्मू आ गए और ट्रांसफर की मांग को लेकर मुखर हो गए हैं। तो वहीं प्रदेश के राजनीतिक पार्टियों ने केंद्र पर सवाल दागने शुरू कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। कश्मीर। तो आज के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से बीजेपी के नेता प्रदीप बैस जी हैं, स्टूडियो से मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जाट जी हैं, जम्मू कश्मीर से PDP नेता फारूक इंकलाबी जी हैं, जम्मू कश्मीर से ही कश्मीरी पंडित सुनील पंडिता जी हैं, और स्टूडियो में मौजूद हैं स्वदेश न्यूज़ के मैनेजिंग एडिटर RP श्रीवास्तव जी। आप सभी का हम इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। पंडिता जी, हम 1990 की बात, पंडिता जी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी मैं सुन रहा हूँ जी। पंडिता जी, मैं 1990 की बात नहीं कर रहा हूँ। प्रदीप जी सुनते जाइएगा, मैं आज सवाल आपसे नहीं करूंगा। जो हमारे PDP के फारूक इंकलाबी जी, आनंद जाट जी और सुनील पंडिता जी जो कहेंगे हम उसी पे उत्तर लेंगे आपसे। जो अपनी बात रखेंगे उसी में हम आपसे उत्तर चाहेंगे। आप चाहिएगा तो इसको बिंदुवार नोट कर लीजिएगा। सुनील जी, 1990 की बात हम नहीं कर रहे हैं। 1990 में निश्चित तौर पे जिस तरह से कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ दहशतगर्दी के बीच, उसकी बात नहीं कर रहे। लेकिन उस पलायन के बाद जो कश्मीरी पंडित वहां रह गए और 2010 में जो प्रधानमंत्री जी का पैकेज आया उसमें कश्मीरी पंडितों को वहां नौकरी दी गई, जॉब दिया गया, उस समय के माहौल और 2019 के बाद जब धारा 370 समाप्त की गई, उस माहौल के बीच में आप क्या अंतर पाते हैं? पहले बेहतर था? मैं 1990 की बात नहीं कर रहा हूँ, 1990 के बाद 1994, 95 के बाद से लेकर 2019 के बीच की बात कर रहा हूँ, और 2019 से 2023 के बीच की बात कर रहा हूँ। क्या माहौल में अंतर है? ठीक है, आप लोग अपने ट्रांसफर के लिए आंदोलन कर रहे हैं, वो अलग बात है। माहौल में क्या अंतर है? देखिए सर, मेरा तो यही कहना है कि जो अभी आप बोल रहे थे कि 1990 की बात नहीं है,
जी लेकिन बेस तो वही है बेसिकली। जी अगर उस समय उग्रवाद नहीं होता तो आज हम घर से बेघर नहीं होते, इतने लोगों की शहादत नहीं होती। जी ठीक। और उसके बाद एक ही चीज हुआ पूरे मुल्क में, पूरे देश में जो है, खाली पॉलिटिकल स्टेटस चेंज हुआ और कुछ नहीं हुआ। हम लोग वहीं के वहीं आ रही। हम लोगों ने 2010 में जो पैकेज अचीव की थी, जी उस समय जो भी सरकार की, भारत सरकार, तो उस समय जो है कि हमने वो पैकेज ली थी ये समझ के, ये उस समय हमने भी एक इनिशिएटिव लिया था क्योंकि हमारी मातृभूमि कश्मीर है, हम भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो उसके बाद जो हमने एक ब्रिज बनाने की कोशिश की थी कि जो कश्मीरी मुसलमान और हिंदू के बीच में जो गैप है वो थोड़ा क्लोज हो जाए, ठीक हो जाए। जी क्योंकि हर समय जो है पॉलिटिकल पार्टियों ने जम्मू कश्मीर के ऊपर जो है सियासत की। अब बात रही धारा 317 हटने के बाद आज तक और उससे पहले क्या फर्क? जी 2000 के बाद जो है कश्मीरी पंडित की कोई किलिंग नहीं हुई। जी 2018 एंड तक। जी 2019 के बाद जो है कश्मीरी पंडितों की जो है किलिंग लगातार। तो इसमें जो मुझे जो लगता है कि ये फेलियर है गवर्नमेंट का। जी बाकी आप किसी भी तरीके से किसी भी पार्ट को, किसी भी कंट्री को आप इन्वॉल्व करेंगे, अगर मेरी मुर्गी खराब नहीं होगी तो दूसरे के घर में अंडा नहीं दे सकती। अगर मेरा सिस्टम ठीक है, अगर मेरा तंत्र ठीक है, अगर मेरा यंत्र ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है जो दूसरे कंट्री की हिम्मत है कि मेरे कंट्री के ऊपर तो। और इतना कुछ होने के बाद भी हम लोग कश्मीरी पंडितों को जो हर समय क्यों बलि का बकरा बनाया जा रहा है? देखिए आज के डेट में जो पैकेज के लड़के हैं, बेचारे बच्चे जो है, आज वो 9 महीने से यहाँ पर बैठे हैं जम्मू में। वो नहीं कहते कि हम नहीं जाए, वो सरकार से कहते हैं कि आप वहां पर हालात कीजिए, हम वहां पर जाएंगे। हम थोड़ी कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। इवन जितने भी कश्मीरी पंडित आज के डेट में भी है, सब लोगों की चिंता है कि हम कब जो है अपने विस्थापित को जो है खत्म करेंगे। क्योंकि मामूली सी बात है, भगवान राम भी जो है 14 साल में जो है वनवास काट के जो है वापस आते, लेकिन हम पे इतना जुल्म है कि जो आज मुझे लगता है मल्टीप्लाई बाय 3 भी जा रहा है, तो उसके बाद भी जो है हमारा वनवास जो है वहीं का वहीं चल रहा है। तो मुझे लगता है इसमें जो है सरकारों की हर समय जो है गलती आ रही है। बाकी जो भी हो रहा है, देखिए पॉलिटिक्स हर एक लोग कर रहे हैं हमारे ऊपर, लेकिन अल्टीमेटली जो हमारे तरफ भगवान है, क्योंकि हम लोग वो लोग हैं जिन्होंने वर्ल्ड को सियासत दी है। आप देख सकते हैं जिस समय अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आया था, उसने भी उस समय बोला था कि व्हेन आई विल बी इन पावर आई विल क्रश द मिलिटेंट्स इन इंडिया। मतलब उसने भी जो है कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का जो है क्या इशू बना के उस समय वहां पर इलेक्शन किया था और जीता था। इवन हमारे देश में जैसे हमारी बीजेपी सरकार है, क्योंकि हम कश्मीरी पंडितों को जो ज्यादा उम्मीद है बीजेपी के ऊपर, क्योंकि हर समय जो हमने बीजेपी का जो है दामन थामा था। लेकिन उसके बाद यदि आज भी हमें जो है इस सरकार में जो है निराशा होना पड़ता है, इतनी खून रेती हो रही, तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में जो हमारे कौम को भी जो सोचना पड़ेगा कि ये हो क्या रहा हमारे साथ। जी सुनील जी मैंने जो बात की थी, मतलब ये देखिए, ये तो धारा 370 हटने के बाद जिस तरह से वहाँ की राजनीतिक पार्टियों ने कहा कि नहीं हटना चाहिए, वहाँ की आवाम खासकर मुस्लिम समुदाय ने कहा नहीं हटना चाहिए, तो ये एक तरह जो अलगाववाद के समर्थक हैं वो लोग जानबूझ के ये टारगेट किलिंग कर रहे हैं इसलिए कि धारा 370 बहाल कर दी जाए। तो वही आपने कहा कि उसको 19 के बाद से फिर से टारगेट किलिंग होने लगी, उसके पहले कश्मीरी पंडितों को नहीं मारा जा रहा। इन स्थितियों में आप क्या चाहते हैं कि वहां से कश्मीरी पंडित कश्मीर से हट करके जम्मू में आ जाएं? जम्मू आप लोग बसना चाहते हैं, जो प्रधानमंत्री पैकेज के तहत जिनको नौकरी मिली है, अब उनको कश्मीर में नौकरी मिली है, तो वो क्या जम्मू ट्रांसफर करवाना चाहते हैं? तो ऐसी स्थिति में तो कभी कश्मीर में बहाली हो ही नहीं सकती है। सर आपके बात के साथ मैं सहमत करता हूँ, लेकिन क्वेश्चन ये है कि देखिए भगवान के नीचे सरकार है जी। यदि सरकार हमें इस चीज में सपोर्ट नहीं देगी आज के डेट में, तो कब देगी सर? जी आपने 6000 बच्चों को कश्मीर में छोड़ दिया जी। आज के डेट में भी वो उन्हीं अलगाववादियों के घर पे रह रहे हैं, जिन अलगाववादियों के खिलाफ जो हमारे नेता जो है क्या सियासत कर रहे हैं, जिनको बोल रहे हैं कि अलगाववादी है, लेकिन उन्हीं के घरों में तो रह रहे हैं आज के डेट में। सरकार आज तक भी जो है 1200 या कुछ 1400 क्वार्टर जो है उन लोगों के लिए जो है क्या बना दिए, वो भी जबकि गत्ते के है, वो भी अभी जो है कंक्रीट नहीं है। तो मतलब कहीं ना कहीं जो है सरकार को जो है इस चीज को देखना पड़ेगा। तो बाकी आप बोलेंगे अलगाववाद है क्या, वो सरकार यदि चाहेगा तो 2 चुटकुले में हो जाएगा। तो धारा 317 हटाना
समय धारा 317 हटा, कोई किलिंग नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, आराम से जो है सरकार के मन चाहता है हटाना तो हटा दिया। लेकिन उसके बाद आज तक जो है मुझे लगता है सरकार सीरियस नहीं है। अगर सरकार वाकई में जो है वो कहते हैं ना, उसको जब वो टाइट करेगा ना सिस्टम को, तो हकीकत में जो है कहीं ना कहीं जो है ये चीजें जो है ठीक हो जाएंगे। क्या नहीं हो सकता है सर, भगवान के नीचे सरकार को ताकत होता है। यदि सरकार चाहेगी तो क्या नहीं हो सकता है सर। जी चलिए, हमारे साथ फारूकी जी है। फारूकी जी मेरी आवाज आ रही? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। फारूकी जी थोड़ा संक्षेप में उत्तर। सभी से मेरा अनुरोध है कि जब जिनसे सवाल किया जाए वो अपना उत्तर दे दे। उनको अगर किसी के सवाल, किसी के उत्तर पे आपत्ति है तो हम उनको फिर से समय देंगे। फारूकी जी, महबूबा जी ने कहा है कि मुस्लिम असुरक्षित हो गए हैं, टारगेट किलिंग पंडितों के साथ हो रही, हिंदुओं के साथ हो रही। उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम पंडितों का साथ दे रहे हैं वो असुरक्षित हो गए, और NIA और ED टेरर फंडिंग के नाम पे उनको जबरदस्ती जेल में बंद कर रही है। ऐसा कहाँ लग रहा आपको कि मुस्लिम असुरक्षित है? दूसरे राज्यों के मुस्लिमों की जरूर किलिंग हुई है, लेकिन कश्मीर के जो मुस्लिम हैं उनकी किलिंग नहीं हुई है। देखिए, सबसे पहले हमें बहुत ही अफसोस है कि जिस तरीके के साथ इस वक्त हमारे जो हालात हैं जम्मू कश्मीर के, हमारे कश्मीरी पंडित भाई जो हैं उनकी इस तरीके से बेदर्दी से जो है उनका कत्ल किया जाता है। और मरकज में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, मेजॉरिटी में हुकूमत है। जम्मू कश्मीर में भी इस वक्त डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी की ही हुकूमत है जी। तो हमें बहुत अफसोस है और भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल फेलियर है। जैसे हमारे सुशील पंडिता जी ने अभी भी कहा है कि ये गवर्नमेंट का फेलियर है। मुझे पहले कश्मीरी पंडितों के जो लीडर हैं वो भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाते नजर आए हैं, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। वरना हमारे कश्मीरी पंडित भाई भी जो हैं उनके भी कुछ लीडर्स ऐसे हैं जो अपने जाती मुफाद के लिए भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के तलवे चाटते हैं, उनको सच नहीं कहते हैं। तो इस वक्त जम्मू कश्मीर में न सिर्फ कश्मीरी पंडित, यहाँ के तमाम जम्मू कश्मीर के बाशिंदे जो हैं वो हर मामले में, जिस तरीके के साथ महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कहा है कि हम इनसिक्योर हैं इस वक्त, बिल्कुल दुरुस्त उन्होंने फरमाया है। कोई भी शख्स यहाँ पे इस वक्त सिक्योर नहीं है। मरकजी हुकूमत, भारतीय जनता पार्टी की जो हुकूमत है वो जम्मू कश्मीर के अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर जो है फेल हो चुकी है। हमारे कश्मीरी पंडित भाई पिछले कई महीनों से सड़कों पर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें सेफ जोन में ट्रांसफर कर दिया जाए। क्यों सरकार उनकी बात नहीं सुनती है? क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो सिर्फ अपने सियासी मुफाद के लिए कश्मीरी पंडित बिरादरी जो है इनका इस्तेमाल करते हैं? बतौर बलि का बकरा जो है इनको बनाया जाता है अपनी सियासत को पूरे मुल्क में चमकाने के लिए। क्यों कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं इनकी सुरक्षा के लिए? और खाली कश्मीरी पंडित भाइयों की ही सिक्योरिटी के लिए नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर के जितने भी बाशिंदे हैं सरकार की जिम्मेवारी बनती है। फारूक जी, हमने आपसे सवाल किया था फारूकी जी कि आपसे सवाल किया था कि कश्मीरी जो अल्पसंख्यक हैं यानी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनकी कहाँ किलिंग हो रही है? एक आध दो उदाहरण देखिए, पुलिस वालों को छोड़ दीजिए, सेना के लोगों को छोड़ दीजिए, बाकी आम आदमी की कहाँ किलिंग हो रही है जो मुस्लिम समुदाय के हैं, वो कैसे असुरक्षित है? नहीं, देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ हमारे कश्मीरी पंडित भाई नहीं, बल्कि आप पिछले खास करके 2019 के बाद भी, 18-19 के बाद भी अगर आप जम्मू कश्मीर का रिकॉर्ड देखेंगे, पुलिस से अगर आप डिटेल लेंगे तो बहुत सारे हमारे मुस्लिम बिरादरी के लोग भी कश्मीर वैली में, खास करके जम्मू प्रोविंस की बात मैं नहीं करता, लेकिन कश्मीर वैली में बहुत सारे लोगों की जो है किलिंग्स हुई हैं जिसमें मुस्लिम्स भी हैं। यहाँ पे कश्मीरी पंडित भाइयों को टारगेटेड किलिंग्स की जो बात है वो है, ये तो मानने वाली बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन जिम्मेवारी सरकार की बनती है जो उन्हें सिक्योरिटी फराहम करनी है, जो उनके मुलाजम, सरकारी मुलाजम है, उनको सेफ जोन में ट्रांसफर करना है। जम्मू में, कठुआ में, उधमपुर में, जहां पर भी अच्छा बंदोबस्त हो पाए उनके लिए करना चाहिए सरकार को, लेकिन सरकार कर कुछ नहीं रही। आपने देखा होगा कि पिछले कई महीनों से कश्मीरी पंडित बिरादरी के लोग जो हैं, औरतें, बुजुर्ग, बच्चे सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के खिलाफ जी। और वो यही मांग करते हैं कि हमें कहीं पे सेफ जोन में ट्रांसफर किया जाए, लेकिन आज तक सरकार ने उनके लिए कोई कदम नहीं उठाया। अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई कदम उठाया है
तो वो बेचारे कश्मीरी पंडित भाई जो हमारे नौकरी करते हैं, सरकारी मुलाजमत करते हैं, उनकी तनख्वाहें बंद कर दी। उनको हुक्मनामे जारी कर दिए कि अपनी अपनी ड्यूटी ज्वाइन करें वरना हम आपको तनख्वाह नहीं देंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का डबल स्टैंडर्ड है। एक तरफ वो कहते हैं कि हम इनके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए कोई भी इंतजाम जो है वो नहीं कर रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर में सिर्फ कश्मीरी पंडित नहीं, मैं दावे से आपको कहता हूं जनाब कि जम्मू कश्मीर का बच्चा इस वक्त जो है परेशान है, डर महसूस कर रहा है, गोलियों का डर है कि कोई पता नहीं कब कहां से गोलियों के शिकार जो है हम हो जाएंगे, हमें कोई पता नहीं है। लेकिन ये सारी नाकामी जो है ये भारतीय जनता पार्टी की है, सरकार की नाकामी है कि इस वक्त आपने सुना होगा, इससे पहले जनाब मैं आपको बताना चाहता हूं कि कश्मीर में लोग कभी अगर कोई गुस्सा होता था सरकार के खिलाफ, सरकार की कोई एंटी पीपल पॉलिसी आती थी उसके खिलाफ, तो लोग सड़कों पे आते थे, कई जगहों पे पथराव होता था। लेकिन आज ये जो इस किस्म के हालात बने कि अब पत्थर तो कहीं दिखता नहीं है, लेकिन बंदूकें, रिवॉल्वर, पिस्टल, इससे लोगों को मारना शुरू कर दिया है। तो ये सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। जी चलिए, हमारे साथ आनंद जाट जी हैं। आनंद जी, कांग्रेस का क्या कहना है इसमें? हालांकि धारा 370 अगर हटाई गई है तो उसका कहते हैं क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ये संभवतः प्रदीप जी ही उत्तर देंगे इसका बाद में। क्रिया की प्रतिक्रिया है जानबूझ करके, तो जब कोई नई चीज़ होती है तो इस तरह की बातें आती रहती हैं। आनंद जी। सर देखिए, बहुत स्पष्ट तौर पर अगर हम 89 में जब ये कश्मीर में शुरू हुआ जी, उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार थी जी केंद्र में, और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से थी जी। और जम्मू कश्मीर में राज्यपाल जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेता जगमोहन जी थे जी। तो उस समय कश्मीर में दौर शुरू हुआ, उसके बाद संसद पर आतंकी हमला हुआ, विमान अपहरण हुआ, आतंकवादियों को विमान में बैठा कर छोड़ा गया और संसद पर हमले जैसी घटनाएं हुई, लाल किले पर हमला हुआ। इन सब घटनाओं के बाद भी कश्मीर में शांति बहाली तब हुई जब अभी पंडिता जी ने 2010 के डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के पैकेज का जिक्र किया। मैं राजनीति नहीं करना चाहता क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मामला है, पर मैं वो तारीख इस देश की आवाम को याद दिलाना चाहता हूँ। 8 नवंबर 2016 था जब रात को 8 बजे देश के प्रधानमंत्री टीवी पर आकर कहते हैं कि 500 और 1000 रुपए के नोट अब लीगल टेंडर नहीं रहे, पुराने वाले। और त्रिपाठी सर, आपको भी याद होगा कि उस दिन प्रधानमंत्री ने कहा था कि इससे नक्सलवाद और आतंकवाद पर करारा प्रहार होगा। अगर नोटबंदी से प्रहार हुआ तो क्यों हुआ पुलवामा? क्यों आज टारगेट किलिंग हो रही है? ये ऐसे सवाल हैं जो अनुत्तरित हैं और इनका उत्तर कोई देना नहीं चाहता है, जबकि सिर्फ कश्मीर की आवाम नहीं पूछ रही है जी। भारत का एक एक बच्चा, एक एक नागरिक जो संविधान में विश्वास करता है, जो कहता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक पूरा भारत एक है, हर ऐसा भारत का देशभक्त हिंदुस्तानी नागरिक ये पूछ रहा है कि क्यों नोटबंदी के बाद जो है आतंकवाद खत्म नहीं हुआ, नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ। और अनुच्छेद 370 को हटाते समय जिस आक्रामकता के साथ गृह मंत्री जी ने कहा था कि हम जान दे देंगे, तो किसकी जान देने की बात कर रहे थे वो जी? किसकी जान देने की बात कर रहे थे? आज कश्मीर में ना कश्मीरी पंडित सुरक्षित है, ना पुलिस और सेना में काम कर रहे मुस्लिम सुरक्षित हैं, तो ना हिंदू सुरक्षित है ना मुस्लिम सुरक्षित है। केवल कश्मीरियों के नाम पे सियासत करने वालों की सियासत सुरक्षित है। जाट साहब, एक सवाल है यहाँ जी। सवाल इस बात का है कि ठीक है 90 में पलायन हो गया जी, टेरर, जगमोहन जी का भी नाम लिया जी, जैसा कि कहते हैं जगमोहन जी थोड़ा वहां के स्थानीय पुलिस ने सहयोग नहीं किया था तो असहाय हो गए थे, सारी बातें हैं। जी जी, देश में पहली बार कोई मुस्लिम गृह मंत्री बना था, मुफ्ती जी बने थे। जी जी, 95 से 96 तक जी, 4 से 13 तक आपकी सरकार थी। बिल्कुल ठीक है। कश्मीरी पंडितों को पुनः वहां बसाया जाए या उनकी जो संपत्ति है उनके अधीन की जाए, इसके लिए कोई आपकी सरकार के द्वारा, यूपीए सरकार के द्वारा प्रयास किए गए? जी सर, मकान बनाकर दिए हैं हमने। आप अभी सुनील पंडिता जी बता देंगे,
मैं जी। चूंकि इस को अपनी 2010 उपलब्धि नहीं में मानता। जब हाँ, आपने- 2010 का पूरा पैकेज है, हमसफर और नई मंजिल और ऐसी कई सारी तमाम योजनाएं थी। सेफ कंपार्टमेंट और, बनाए हैं, लेकिन हाँ, पंडिता जी ने भी कहा है। शाह फैजल जी जो हैं उसी दौर में यूपीए की सरकार में देश में यूपीएससी के टॉपर बने थे सर। तो मैं ऐसी कई नहीं, सारी फैजल चीजें जी और टॉपर क्या बन गए है, थे, फैजल जी कश्मीरी पंडित नहीं थे। नहीं, कश्मीर के नागरिक तो थे। हाँ, कश्मीर इससे- के नागरिक तो थे। इससे- सिर्फ इससे कश्मीरी इसका कोई पंडितों लेना देना नहीं की है। सिर्फ कश्मीरी पंडितों की नीति की बात नहीं है सर। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बहुत जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं कि एक एक नागरिक की जिम्मेदारी सरकार की जिम्मेदारी हमारे है। सवाल का उत्तर आया नहीं जाट साहब। कह तो हमने रहा हूं कहा सर। कि आपने पैकेज दे दिया जी। आपने सेफ कंपार्टमेंट बनाने का प्रयास किया, जी। लेकिन पंडिता जी ने ही कहा, मैं एक बार फिर पूछ लूंगा उनसे बाद में पंडिता जी। जी से, कि जितने आपने वहां सरकारी नौकरी दी और उसके अनुसार क्या उतने पर्याप्त सेफ आवास दिए कि नहीं दिए, ये वो बता देंगे बाद में। जी। आप अपनी बात पूरी करें, हाँ, फिर प्रदीप जी सर, के पास चलते हैं। हाँ, इसी को मैं आगे कहता हूं जी। कि 10 साल का समय किसी भी अवाम में विश्वास भरने के लिए, जी। किसी देश के निर्माण के लिए 10 दिन से ज्यादा का वक्त नहीं होता है सर। बहुत लंबा वक्त चाहिए जब भरोसा खास तौर से टूट गया हो। तो उस विश्वास को पाटने के लिए हमारी सरकार ने बहुत काम किए सर। जी। और जो पाक अधिकृत कश्मीर में शादी करके और जो दिक्कतें आ रही थी, उन दिक्कतों को भी दूर करने का तमाम काम किया है, वो चाहे मुस्लिम हो चाहे कश्मीरी पंडित हो। लेकिन एक पूरी गैंग थी जो बदनाम करने में हमारी सरकार को लगी हुई थी। वो एक फिल्म अभिनेता हैं, नाम नहीं लूँगा, और एक और हैं पंडित जी हैं दिल्ली के, दिल्ली में रहते हैं, लेकिन आज चुप हैं। वो कोई खैर साहब हैं, एक अभिनेता, वो चुप है कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग पर। तो राजनीति कौन कर रहा है ये दिख रहा है, और किसके काल में पंडित जियों के साथ हत्या और हिंसा की घटनाएं हुई हैं ये भी दिख रहा है, और 370 किस प्रकार से असफल हुई है ये भी दिख रहा है, और नोटबंदी के समय जो कहा गया वो किस प्रकार असफल हुआ ये भी आज दिख रहा है। चलिए, लेकिन उनकी फिल्म द कश्मीर फाइल अच्छी हिट हो गई है। बस आप ही का नंबर है प्रदीप जी, काफी देर आपने संयम रखा है, आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। लेकिन आपने फारूकी जी की बात सुन ली होगी, और सबसे महत्वपूर्ण जाट साहब, ये दोनों पॉलिटिशियन हैं, आप कहेंगे ठीक है आरोप प्रत्यारोप के दौर की बात है। सुनील पंडिता जी ने जो बताया कि उसके बाद टारगेट किलिंग कम हो गई थी, आप भारतीय जनता पार्टी और आपकी सरकार बधाई की पात्र है, धारा 370 समाप्त की। आपने ये बहाली की कि कश्मीर की कोई लड़की अगर दूसरी जगह शादी करती है दूसरे राज्य में तो उसका हक है वहां, आज भी, इसके पहले हक नहीं था। ये सारी बातें अलग है, लेकिन पंडिता जी कह रहे हैं कि सरकार की पूरी तरह से नाकामी है जिसके कारण ये सारा कुछ हो रहा है। और अगर आपने सरकारी नौकरी, शायद संजय शर्मा भी 3 महीने से नहीं गए थे जॉब में, उनकी तनख्वाह बंद थी, वो बाजार गए थे, उनकी हत्या कर दी गई। अब इन परिस्थितियों में अब आप क्या कहेंगे? धारा 370 तो आपने हटा दी, लेकिन वहां के कश्मीरी पंडितों को मरने के लिए छोड़ दिया। प्रदीप जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, आपकी आ रही है। आपने मेरा सवाल सुन लिया? मैं सुन लिया, मैं आता हूँ उससे। जी। सबसे पहले तो शर्मा जी की आत्मा के लिए मैं परमपिता परमात्मा महादेव से प्रार्थना करता हूँ तो अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को इस विपत्ति के समय शक्ति से दुख को वो झेल सकें। थोड़े फैक्ट रखना चाह रहा हूँ, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाऊं। प्रदीप जी, आज आपकी आवाज थोड़ा कट के आ रही है। आपकी बहुत स्पष्ट आवाज आती थी, आज थोड़ा सा कट के आ रही। कुछ माइक में गड़बड़ है क्या? जी, अब मैं दूसरा प्रयास करूं। जी जी सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है, कंटिन्यू करें। जी सर, मैं एक छोटा सा डेटा प्रस्तुत करना चाह रहा था। पिछले 1.5 वर्षों में 10 टारगेटेड किलिंग और 22 अक्टूबर 2022 के बाद अब जो रिसेंट है, इसके साथ साथ ये कोई मैं अपनी तारीफ या अपनी सरकार की तारीफ नहीं करना चाह रहा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जितनी भी टारगेटेड किलिंग हुई उसके 4 दिन नहीं लगा और वो जो टारगेटेड किलिंग करके जितने भी आतंकवादी जिसमें संलिप्त थे उनको सशस्त्र सेनाओं ने उनके सही जगह पर पहुंचा दिया। दूसरी बात, मैं ये
बताना चाहूंगा कि देखिए ये मामला बहुत दुखद है और कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र ने बोला कि इससे राजनीति में नहीं करना चाहूंगा। बड़े सम्मान योग्य का ये कदम है। और मैं एक और बात बताना चाह रहा हूँ कि अभी कुछ दिन पहले जो है राहुल जी डेटिंग भी करते हुए दिखाई दिए थे, तो थोड़ा सा पीछे लेके चलना चाहूंगा क्योंकि अब ये राजनीतिक चर्चा है, तो मुझे थोड़ा सा समय चाहिए आपसे कि मैं कुछ बातों को बता सकूं। जी जी। ये बहुत ही दुखद है इस प्रकार की टास्किंग होना, लेकिन सुरक्षा एजेंसीज और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो खाली नहीं बैठती हैं। अगर मैं कहूँ कि ये दिया बुझने, जो आतंकवाद का दिया है वो बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है, तो कोई मैं अतिशयोक्ति नहीं कहूंगा, लेकिन ये जो मैन टू मैन मार्किंग होती है, संगठित करके अगर कोई अपराध होता है तो उससे जो है काम आसान होता है कि भाई पता लगा लिया जाए कौन है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है। देखिए उसका पूरी तरह से सफाया, लगभग सफाया हो चुका है। 5 जिले जो है जो हाइपर हैं इन चीजों के लिए, वहां पे सरकार ने काम किया है, वहां पे सुरक्षा एजेंसियों ने काम किया है। लेकिन ये जो गुरिल्ला टाइप है, ऐसा नहीं है कि सरकार सक्षम नहीं है, प्रयास चलते रह रहे हैं और इसमें बहुत हद तक सफलता भी मिली है। जहां तक रही ये नौकरियों के स्थानांतरण की बात, उसको मैं थोड़ा सा आगे चर्चा में ले आना चाहूंगा, लेकिन अगर पूरी समस्या के जड़ को देखें तो आजादी के समय 350 रियासतें थी। लगभग सभी को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है संयमित करके रिपब्लिक ऑफ इंडिया में मिला दिया। एक काम, केवल एक रियासत जिसको नेहरू जी ने अपने प्रोफाइल में लिया कि इस काम को मैं करूंगा, वही गड़बड़ हो गई। अब क्या होता है कि जब बहुत पुरानी समस्या होती है तो वापस उसको साफ करने में ना वो इतना तेज नहीं होता है। जैसे बिल्डिंगें बनाने में समय लगता है, गिराने में जरा भी समय नहीं लगता। 2 दिन में कोई भी बिल्डिंग ध्वस्त की जा सकती है। लेकिन इस पर्टिकुलर इस अपने कश्मीर के मुद्दे को देखा जाए तो आप देखिए, आज जो है राहुल गांधी जी वहां सीन करके लौटे और इस तरह से लौटे जैसे कोई यूरोप से छुट्टियां मना के आ रहा हो। बीते वर्षों के सारे रिकॉर्ड टूट गए। टूरिज्म के कितने भारतीयों ने जा करके अपने प्यारे राज्य कश्मीर में जाकर के टूरिज्म को देखे। अभी जो है सैलानियों का सबसे बड़ा बनस्पत हर साल की इस बार रिकॉर्ड बढ़ता गया। अब क्योंकि रोजगार के संसाधन बढ़ रहे हैं, वहां पे सुरक्षा की भावना बढ़ रही है, तो ये जो आखिरी वाले, अभी आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि बहुत सारे जो अवैध कब्जे थे उनको भी छुड़ाया गया। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है, क्योंकि ये तो बीते 1.5 वर्षों से ये डसवे थे शर्मा जी जिनको कि इन्होंने टारगेट करके किया है, वो प्रतिक्रिया तो अभी हुई है। तो लोकल राजनीतिज्ञ जब तक उनकी विल पावर स्ट्रांग नहीं होगी, केवल वो लिप सर्विस देना बंद नहीं करेंगे, तब तक केंद्र की एजेंसियां कहां तक सफल होंगी। जी आप बताइए, 2004-2006 में कश्मीरी भाई जब वहां पे, अभी बता रहे थे फारूकी जी शायद कह रहे थे कि वहां पे जब कांग्रेस के शासन काल था केंद्र में, यूपीए की सरकार थी, तब वो कहते थे, वो जॉब की बात करते थे। और 2008 आते आते वो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उस वाले नारे लगने लगे। वही पत्थर मारने वाले जो बच्चे थे 4 साल पहले तक, वो केवल अपना जो है आंदोलन नहीं करते थे, फिर वो पत्थर मारना शुरू हुआ और ये उसी के काल में है। तो आप अगर डिटेल एनालिसिस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कांग्रेस का हाथ सदा ही पाकिस्तान के साथ रहा है। और अभी जो इन्होंने नोटबंदी पे जो किया है, अगर आप कुछ भी बोले जा रहे हो आप। एक मिनट जाट साहब, मैं खुद नहीं, कुछ भी बोलेंगे ऐसे कैसे चलेगा? होंगे तो आपको पता होगा कि पड़ोस से जो परेशान करता था उसकी स्थिति अभी क्या हुई है। तो वो नोटबंदी का ही एक है, लेकिन वो कांग्रेस को दिखाई नहीं देगा। और केंद्र सरकार जो प्रहार कर रही है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा त्रिपाठी जी, अभी आनंद जी ने जो है केवल कहा कि राजनीति नहीं करूंगा, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पे कभी भी राजनीति करने से चूकती नहीं है। इकलौती पार्टी है जो कि देश भर में है, ये बड़ी अच्छी बात भी अब नहीं, लेकिन कम से कम इन संवेदनशील मुद्दों पे प्रदीप जी थोड़ा सा कहीं और जा रहे हैं हम इसलिए आपसे एक बार फिर सवाल करते हैं। हम ये नहीं कह रहे, प्रदर्शनकारी योगेश पंडिता कह रहे हैं कि सरकार का ये दावा कि सुरक्षित माहौल है, वो दावा खोखला साबित हुआ है। ये क्यों कह रहे हैं? एक दूसरा, जो 1990 के 89-90 के पलायन में भी जो पंडित वहीं रह गए, अपने गांव में रह गए, उन पंडितों को 19 पंडित 2019 के बाद मार दिए गए। प्रदीप जी, मेरी आवाज आई? प्रदीप फिर से दोहरा देंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं कि सरकार का ये दावा कि
वहां सुरक्षित माहौल है, आतंकवाद समाप्ति की ओर है, ये हम नहीं कह रहे। ये वहां प्रदर्शन कर रहे हैं जो इस समय योगेश पंडिता के हमारी जान को सुरक्षा दी जाए, योगेश पंडिता, उनने कहा है कि सरकार का ये दावा खोखला साबित हो गया। और रहा सवाल दूसरा कि 1989-90 के भी पलायन में जो पंडित वहां रह गए थे, बस गए थे, वो पंडित 19 पंडितों 2019 के बाद मार दिए गए, टारगेट किलिंग उनकी हुई है 19। इनका क्या कसूर था? देखिए, ये बेहद दुखद है कि जो 89 में नहीं है और 19 में उन्हें मार दिया गया। शायद वो, मुझे जानकारी नहीं है तो मैं उस तरह की कोई कठोर या बड़े दावे के साथ नहीं कह सकता, लेकिन जितना मैं जानता हूँ, जितनी मेरी जानकारी उसके हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि सरकार जब से 14 के बाद से हमारी सरकार आई है, स्थिति में सुधार ही हुआ है और छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा सुधार हुआ है। आज जो है वहाँ के युवाओं को जो रोजगार के अवसर हैं, तो 10 वर्ष पहले या जब यूपीए के शासन था तब नहीं थे। वहाँ के बच्चे पैसे लेके ईंटा मारने के लिए जाते हैं। आज आप पाएंगे कि कश्मीर के बच्चे देश के अन्य दूसरे भागों में भी जाकर के नौकरियां कर रहे हैं। कश्मीर में तो देखिए 56,000 करोड़ से ज्यादा का आपके ही प्रोग्राम में पिछली, मुझे याद है कि मैंने डेटा प्रस्तुत किया था कि सड़कों से लेकर और केंद्रीय एजेंसियों में कितना बजट दिया है, और वो बजट जब वहां पे लागू हुआ तो कितने रोजगार के अवसर लोकल लोगों के लिए उत्पन्न हुए। देखिए, ये क्या है कि विरोधी दल, विपक्षी दल ये नहीं समझेंगे और ना ही इसको स्वीकार करेंगे। ये बहुत दुखद है। सरकार, देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में, क्षमा चाहूंगा, अभी सरकार का एक प्रयास रहता है कि इसको कम से कम एलिमिनेट किया जाए, लेकिन इस प्रकार की जो बीते 1.5 वर्षों में 10 कश्मीरी हिंदुओं की जो टारगेटेड किलिंग हुई है, मैं उसके बचाव में बस ये देखिए क्या होता है कि जब ब्रेन वॉश हो चुका होता है ऐसे लोगों का, तो वो करते नहीं। कोई भी समझदार व्यक्ति इस तरह से नहीं करता है, जबकि उसे पता होता है कि 2 दिन बाद उनको भी पहुंचा दिया जाएगा, उनको भी जो है मार दिया जाएगा। जी प्रदीप, तो सरकार अगर मैकेनिज्म से पता लग सकता है कि भाई क्या हो रहा है, क्योंकि ये इतने माइक्रो लेवल पे होता है, तो एजेंसीज अपने आप को थोड़ा संक्षेप में प्रदीप जी समाप्त करें, संक्षेप में समाप्त करें, थोड़ा सा, काफी लंबा समय आपने ले लिया है, आप अपनी अंतिम बात कहिए। त्रिपाठी जी, देखिए, मैं बड़ी जिम्मेवारी और गंभीरता से कहना चाहूंगा कि देखिए ये दुखद है, लेकिन सरकार के ऊपर जितने ये आरोप लगा रही है वो तथ्यहीन है। देखिए, निश्चित तौर पे सरकार बैकफुट पे रहती जब इस तरह की, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या किसी भी पार्टी की या किसी भी दल की सरकार हो, तो उसमें एक त्वरित, लेकिन हमारे पास एक चांस बहुत ही मजबूत है कि जो भी आतंकवादी से संलिप्त रहते हैं वो 2 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रहते। चलिए आगे तो आपकी बात। हो सकता है कि वहां पे ये मैसेज और पहुंचाने में समय लगे कि भाई देखिए, अब जो है इस गलतफहमी से बाहर आइए और आप मुख्य धारा में आइए। इस तरह से आप नहीं कर सकते। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आप पुनः पहुंचा दिए जाएंगे जहां के लिए आप डेस्टिन्ड हैं। साथ ही साथ लोकल, प्रदीप जी काफी लंबा समय हो गया, प्रदीप जी काफी लंबा समय हो गया है। हम एक बार फिर चलेंगे, पंडिता जी के पास चलेंगे, पीडीपी के पास चलेंगे, जाट साहब के पास चलेंगे, लेकिन इन सब के पहले हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी, आपकी टिप्पणी इन पूरे मुद्दे पे, पूरे जो ने कहा, पंडिता जी ने जो कहा, 2019 के बाद जो स्थिति हुई, 90 के बाद से जो पंडित वहाँ रह गए, जो पैकेज हुआ, उन सब पे आपकी एक टिप्पणी चाहिए। देखिए त्रिपाठी जी, पंडिता जी ने बड़ा साफ बताया है कि 2019 के पहले कश्मीरी पंडितों के साथ इस तरह की टारगेट किलिंग नहीं हुई। जी ठीक है, 1989-90 की जो घटना थी वो तो एक बड़ी गंभीर घटना थी, और उसमें जो पलायन हुआ वो भी एक तरह से कश्मीरी पंडितों के साथ नाइंसाफ़ी थी। लेकिन जो ये हुआ, धारा 370 हटने के बाद जिस तरह से टारगेट किलिंग हो रही है, ये बड़ा गंभीर बात है। और जो अभी घटनाएं घट रही हैं जी, एक बात और देखिएगा, जिन लोगों को नौकरी रोजगार मिला है कश्मीर में, वो जम्मू आना चाहते हैं। अब सवाल है कि वो सरकार से मांग कर रहे हैं, इसलिए मांग कर रहे हैं कि उनको वहाँ सुरक्षा नहीं मिल पा रही है जी। इस तरह की घटनाएं होंगी तो हर आदमी आतंकित होगा। जिस व्यक्ति की हत्या हुई है, आप ये समझिए 3 महीने से घर में थे और जब निकले तो उनकी हत्या हो गई। आप ज़रा सा इस बारे में सोचना होगा कि 370 हटने के बाद निश्चित रूप से सरकार ने पत्थरबाजों पर लगाम लगाई है, ये बात सच है। लेकिन अगर इस तरह की हत्याएं होती हैं जिसका कहीं अता पता नहीं होता कब किसकी हत्या हो जाएगी, ये ज़्यादा गंभीर बात है। पत्थरबाज तो आमने सामने लड़ रहे थे, लेकिन ये ऐसे जो छुपे टाइप जो लड़ रहे हैं और जो इस तरह की हत्याएं कर रहे हैं, वो सरकार के लिए बड़ी जो सोचने वाली बात होगी।
दूसरी बात है कि किसी की हत्या हो जाती है और वहाँ पुलिस और तमाम 48 घंटे में मार गिराते हैं उनको, ठीक है, जिस आदमी ने अपराध किया उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन उसके बावजूद भी त्रिपाठी जी ये देखना होगा कि इस तरह का फिर भी तो आतंक बना हुआ है। लोग क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों लोग वापस आना चाहते हैं? जिस बसाहट की बात जो है 2010 में हुई, जिस तरह का पैकेज दिया गया, लोगों को नौकरी वहाँ के स्थानीय लोगों को दिया गया, लोगों के बीच में जो है सामंजस्य बनना शुरू हुआ, तो मेरा कहना है कि सरकार का काम है लोगों में विश्वास पैदा करना, न कि किसी भी व्यवस्था को, किसी भी चीज़ों को हमेशा जो है सेना और तमाम चीज़ों से न करके आपसी सौहार्द बनना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। ये एक बड़ी बात है कि जब वहाँ पर कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा है और वहाँ इस तरह की हत्याएं हो रही हैं, तो मारने वाला कोई किसी को पता थोड़े चलता है, उसको कोई लोकेट आप नहीं कर पाएंगे। वो कोई गैंग नहीं है, कोई संगठन नहीं है, बल्कि वो वहीं पर लोग हैं जिनको जो है जिनके बारे में जानकारी हासिल करना। हम ये नहीं कहते हैं कि सरकार की जो इंटेलिजेंस फेलियर होगी, हम ये भी नहीं मानते हैं कि सरकार काम नहीं करे, सरकार बिल्कुल काम करेगी। कोई भी सरकार देश में आती काम करती है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना तो दलों का काम है, राजनीतिक दलों का। लेकिन सही बात है कि देश में कोई भी सरकार होती है पूरा कोशिश करती कि देश में अमन चैन हो। लेकिन इस तरह की स्थितियां अगर निर्मित हैं तो निश्चित रूप से बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और जो हत्या हुई है वो भी मतलब सोचने वाली बात है, वो भी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, एक बार फिर सुनील जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी सर, सुन रहा हूँ। प्रदीप जी ने अभी कहा, हमारे कांग्रेस बीजेपी के प्रवक्ता ने, कि बहुत सारी संपत्तियां जो कब्जे में आ गई थी दूसरों के, जब कश्मीरी पंडित वहां से चले आए, पलायन कर गए, दूसरे राज्यों में चले गए या जम्मू आ गए, तो उनकी संपत्तियों को उन्होंने कब्जा कर लिया था। हम ये जानना चाहेंगे कि क्या आपको याद है कि कितने कश्मीरी पंडितों के, या क्या उनकी संपत्तियां वापस होने की तरफ कोई कार्रवाई हो रही है, कुछ की हुई है, जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया? मैं अभी गया था कश्मीर, और मैं पुलवामा भी गया था, अनंतनाग भी गया था। वहां देखा था बीच बीच में कहीं गांव बसे थे, देखते थे कि 10-12 घरों के बीच में 1-2 घर ऐसे रहते जो वीरान पड़े हैं। वो समझ में आ गया वो कश्मीरी पंडितों के मकान होंगे, लेकिन उसमें कहीं न कहीं कब्जा भी दिखा हमको। क्या ये कब्जा छुड़वा करके जिनकी वाकई में जिनकी संपत्ति थी उनको देने की कार्रवाई शुरू हुई? सर, वहाँ के जो विरोधी दल है, वहाँ के जो अलगाववाद है, उन्होंने तो किया ही किया है। मैं आपको एक केस ऐसा दे दूंगा जो सरकार ने कब्जा कर रखा है जी। वो ये छोड़ रहे जी, क्या सर झूठ कितना ये लोग बोलते हैं। वो इनसे आप ये बता दीजिए, अभी जो है 2023 में कितनी फैमिलियां वापस आ गई जम्मू? क्या फिर से बोलिए, थोड़ी सी आवाज कट के आई थी आपकी। बता दीजिए 2023 में जी कितनी फैमिलियां जो कश्मीर से जम्मू वापस आ गई है कश्मीरी पंडितों में, जिनको आपने जगती टाउनशिप में क्वार्टर अलॉट किए। आप कह रहे हो वहां ठीक हो रहा है, आप तो उल्टा उखाड़ रहे हो। आज तक इतिहास है कि जब मिलिटेंसी हुई है, उसके बाद जब 2008 तक जब मतलब आज तक जो किलिंग हुई है कश्मीरी पंडितों की, वो तब अगर आप हकीकत में अगर आप मानोगे इनके शासन में हुई है ज्यादा। आप देखिए बीजेपी के शासन में ज्यादा हुई है। आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ आप आइए, वंदामा आप आइए, आज का आप देख लीजिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एक हिंदू हो के जो हिंदू राष्ट्र कह के जो यदि उनके राज में हिंदू की किलिंग होगी तो मुझे लगता है शर्मनाक बात है। एक तरफ से आप कश्मीरी पंडितों को जो है वहां पर गोली खाने के लिए छोड़ रहे, दूसरी तरफ से आप तनख्वाह बंद कर रहे, तीसरी तरफ से आप हिरासमेंट कर रहे, चौथी तरफ से फिर आप बोलते हैं कि नहीं हम सब कुछ कर रहे हैं, झूठ बोलते हो। पर ये कहाँ का सही है सर? नहीं, हमने आपसे सवाल किया था कि क्या उनकी संपत्ति वापस करने की कोई कार्रवाई, 2-4-10 केस हैं जिनकी संपत्ति वापस मिल गई हो? सर मैंने आपको वही तो बताया। मैं आपको अभी डिटेल दे देता हूँ कि जो बेचारा कश्मीरी पंडित की समझ पाया, श्रीनगर का रहने वाला है, कि जो 4 साल से मिन्नतें कर रहे हैं ड्यूकॉम श्रीनगर से कि मेरी जमीन छोड़ दीजिए, जो सरकार नहीं छोड़ रही है जी, तो सरकार ने खाई हुई है। प्राइवेट की कहाँ सर छुड़वाते हैं? प्राइवेट की कहाँ छुड़ा सर? जो मर्जी आप बोलते कुछ है सर, करते कुछ है। ग्राउंड पर करने की जरूरत है। भाषणबाजी बहुत हो गया, पॉलिटिक्स करना बहुत हो गया। अब इस समय डिजिटल इंडिया है। अब आज वो इंडिया नहीं कि जो आप पहले जमाने में जो किसी पत्रकार ने छपा दिया तो छपा दिया। आज 50 चलने के हर एक चीज के पीछे लगे रहते हैं कि भाई एक्चुअल में है क्या। इतना झूठ से सर थोड़ी ठीक रहता है। आप देख सकते हैं जिस हिसाब से हमारे LG मोदी साहब है, टीवी पर इवन मेरे जब वो हमारे पास जगती में आए थे, उन्होंने वहां पर हमारे सामने झूठ बोला
हमने कश्मीरी पंडितों के लिए जो दरवाजे खुले रखे हैं, जब भी आ सकते हैं। मैं आपको अभी सर सेंड कर लेता हूँ, कम से कम 50 बार मैं उनसे 3 साल से अपॉइंटमेंट मांग रहा हूँ। क्योंकि मैं प्रदीप जी सुन लीजिए, प्रदीप जी सुन लीजिए, बड़ी बात है। अगर यकीन नहीं होगा सर, मैं सजा लेने के तैयार हूँ जी। और ऊपर से हमारे एलजी साहब बोल रहे हैं मैंने पूरे 24 घंटे जो है दरवाजे खुले छोड़े हुए हैं। आखिर सर क्यों सर हमारे साथ सर इतना है? चलिए सुनील जी, थोड़ा समय कम है इसलिए मैं चाहूंगा, क्या आप फारूकी जी, क्या आप चाहते हैं कि धारा 370 वापस बहाल हो जाए और कश्मीर को पूर्ण राज्य का फिर से दर्जा मिल जाए? आपकी डिमांड क्या है, आपकी मांग क्या है? देखिए, जम्मू कश्मीर की आवाम पूरे तरीके के साथ अपनी रियासत का दर्जा और आर्टिकल 370, 35A की बहाली जो है वो डे 1 से हम डिमांड करते आए हैं और हमारा सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है और हमें उम्मीद है कि कोर्ट हमें इंसाफ देगा। मैं 2 बातें कहना चाहता हूं कि जिस तरीके के साथ कश्मीरी पंडित बरादरी की जो प्रॉपर्टी कश्मीर में है और कई बार भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बताने की कोशिश करते हैं कि वहां पे मकामी लोगों ने उन प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जा किया है, ये बिल्कुल झूठ है। और भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स को पता नहीं किस स्कूल में ट्रेनिंग दी जाती है झूठ बोलने की, नहीं, लेकिन झूठ बोलते हैं। फारूक जी ये तो सुनील पंडिता जी भी बोल रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों के उसमें कब्जा हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूँ आपको, सुनील पंडिता जी ने जो बात कही है मैं बिल्कुल उनकी बात पर इत्तेफाक करता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ कश्मीरी पंडित की जो लैंड है उस पर कब्जा किया हुआ है, वो आज तक उनको नहीं मिली। उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जो स्टेट गवर्नमेंट ने हमारी लैंड पे कब्जा किया उन्होंने वो वापस नहीं दी, तो दूसरी कौन सी लैंड छुड़वा के जो ये दावे करते हैं बड़े बड़े टीवी चैनल ये स्टेट गवर्नमेंट में आपकी भी सरकार रही है, पीडीपी की सरकार रही, उस दौरान आपने क्यों नहीं दिलवा दिया? देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि पीडीपी की सरकार ने उस वक्त कश्मीरी पंडित बरादरी के लिए जो भी जहाँ पे जो सफर करता था उनके लिए जम्मू में बाकायदा तौर पे अच्छे तरीके के साथ इंतजाम किया, उनको राशन भी मुफ्त में मिलता था, अभी भी मिलता है। बहुत सारे कश्मीरी पंडित भाई ऐसे हैं जिनका राशन जो है भारतीय जनता पार्टी के दौर में काटा गया, उनको अब राशन नहीं दिया जा रहा है, जिसके लिए बहुत सारे लोग सड़कों पर भी हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में जो हमारी जम्मू कश्मीर की अवाम की हालत है, वो चाहे कश्मीरी पंडित बरादरी है, मुसलमान बरादरी है, सिख बरादरी है, क्योंकि यहाँ पे जात पात का कोई मामला नहीं है, यहाँ पे पूरे अवाम का मामला है कि सिक्योरिटी के हिसाब से, रोजगार के हिसाब से, जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी के लीडर जो बता रहे थे कि यहाँ पे रोजगार पैदा हो, आप गूगल में सर्च करेंगे जम्मू कश्मीर इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले नंबर पर है बेरोजगारी में। कौन सा रोजगार इन्होंने जम्मू कश्मीर के अवाम को दिया है? मैं कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में इस तरीके के हालात आज बने हैं। अब ये कहते हैं कि ये जो टारगेटेड किलिंग्स हैं या जिस तरीके की भी किलिंग्स हो रही हैं तो हम 2 दिन में उनका बदला ले लेते हैं। डांगरी में इतना बड़ा हादसा हुआ, 8 से 10 लोग वहां पे मारे गए, आज तक आपने कुछ नहीं किया, आज तक आपने उन लोगों को नहीं ढूंढा जिन्होंने वहां पे किलिंग की। इसके अलावा भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में 2014 के बाद अब 10 साल हो गए, आप कहते हैं कि मिलिटेंसी या इस तरीके की किलिंग्स जो हैं ये अब आखिरी पड़ाव में है, तो 10 साल आखिरी पड़ाव है तो आपको और कितने साल चाहिए जम्मू कश्मीर में अमन बहाल करने के लिए? देखिए, ये गलत बात है। मेरी एक गुजारिश है, एक सजेशन है, सिर्फ 1 मिनट में मैं आपको बताऊंगा जी। वो ये है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने चाहिए, यहाँ पे सिविल गवर्नमेंट होनी चाहिए, क्योंकि बिहार से आकर के कोई यहाँ एलजी बैठा है उसको ग्राउंड रियलिटीज का कोई पता नहीं है। यहाँ बिहार से नहीं, उत्तर प्रदेश से होंगे, बिल्कुल, ये जहाँ से भी यहाँ के लोगों के दिल जीतने होंगे, यहाँ के मकामी नौजवानों से भी बात करनी होगी, कश्मीरी पंडित बरादरी से बात करनी होगी, कश्मीरी मुसलमानों से बात करनी होगी, उनकी बातें सुननी होंगी, उनके दुख दर्द जो है वो सुनने होंगे, तब जाके जम्मू कश्मीर में अमन बहाल होगा। ये ईगो वाला सिस्टम जो है ये भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना चाहिए, लोगों के साथ बात करनी चाहिए। जमीनों का जहां तक इन्होंने बोला कि हमने लाखों कनाल कब्जा छुड़वाया है, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे लीडर हैं जम्मू में जिन्होंने 100-100, 200 कनाल जमीन पे कब्जा किया सरकारी, वहां पे इन्होंने बुलडोजर नहीं चलाया। लेकिन जम्मू में भी ये इस तरीके के हालात बनाना चाहते हैं। जम्मू में भी जब बुलडोजर चला तो वो मुसलमानों के घरों पे इन्होंने चलाया, ताकि हम देश को बता सकें कि हम जम्मू कश्मीर में इस तरीके के हालात पैदा कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने 2024 में इलेक्शन जीतने की तैयारी करनी है और वो जम्मू कश्मीर से इन्होंने की है शुरू। चलिए, तो इस तरीके से हिंदू और मुसलमान के बीच में दूरी पैदा करने की कोशिश जो है
ये भारतीय जनता पार्टी को नहीं करनी चाहिए, लोगों को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए फारूक जी आपकी बात आ गई। जी जी, जी। फारूक जी आपकी बात आ गई, चूंकि समय कम है हमारे साथ। जाट साहब क्या आप इस पक्ष में हैं, कांग्रेस पार्टी इस पक्ष में है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य, धारा 370 की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपको हम पसोपेश में नहीं डालना चाहते कि धारा 370 समाप्त हो या ना हो। हम आपसे कि पूर्ण राज्य का दर्जा कश्मीर को मिलना चाहिए। देखिए, ये तो जिस समय अनुच्छेद 370 में 5 अगस्त 2019 को अमित शाह जी ने जब उसमें संशोधन किया, जो कहते हैं कि 370 हटा दिया गया, वो मैं समझता हूं कि वो थोड़ा सा उसको मिसलीड कर रहे हैं। 370 में संशोधन किया है, और उसका, किया है 35 उसका 35A रिवोक किया है या संशोधन ये किया है। हम लोगों के उन्होंने संसद में यही भाषण दिया था। ये हम लोगों के आम बोलचाल की भाषा में 370 वही है कि संसद में चूंकि जवाबदेही होती है, सच बोलना मजबूरी है, बाहर उसको बड़े प्रोस्पेक्टस में दूसरी चीज के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि कश्मीर के नाम पर पीड़ा का सुख दिखाकर दूसरे राज्यों में चुनाव जीतना है ना सर। आपसे मैंने जो सवाल किया वो उसका उत्तर मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं। तो अमित शाह जी ने जब 370 के बारे में बड़ा सा भाषण दिया था, तो उन्होंने कहा था कि जब स्थितियां सामान्य हो जाएंगी तो हम स्टेट का दर्जा बहाल करेंगे जी। तो उसमें तो कोई शक ही नहीं है। अगर भारत की सरकार कह रही है, अगर कोई नेता बाहर आकर सदन के कहता तो मैं नहीं विश्वास करता, पर भारत की सरकार ने संसद में कहा है तो इस पर विश्वास किया जाना चाहिए। मतलब कि फिर से बिल्कुल होना ही चाहिए, चुनाव होंगे ही तो वहां नहीं, चुनाव नहीं, वो देखो केंद्र शासित राज्य है, वो चुनाव होंगे। केंद्र शासित दिल्ली में भी है। देखिए, भारत की सरकार ने अगर कहा है तो उस पर विश्वास करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने, CWC ने 370 को लेकर और पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर एक स्टेटमेंट भी जारी किया था। क्या किया है? वो स्पष्ट है कि हम चाहते हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, और 370 में जो संशोधन हुआ उसमें कोई नहीं है। लेकिन सर, बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 चीजें छूट जाएंगी। हमारी सरकार जब थी, चाहे हम 2004 से 2014 तक की सरकार रहे या उससे पहले भी जब रहे हैं, हमने किसी राजनीतिक दल की सरकार केंद्र में रही, अगर उसके समय में कोई आतंकवाद की घटना हुई तो हमने कभी नहीं कहा कि ये फलानी पार्टी आतंकवाद की पोषक है, और हमने आज तक नहीं कहा कि ये पाकिस्तान के परस्त लोग हैं। चाहे संसद का हमला भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ हो, चाहे लाल किले पर हमला भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी सरकार में हुआ हो, चाहे रूबिया सईद जी का अपहरण भारतीय जनता पार्टी के समर्थन वाली सरकार में हुआ हो, जितने भी आतंकवादी हमले, चाहे विमान अपहरण में आतंकवादियों को छोड़ने की घटना भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुई, हमने कभी नहीं कहा नहीं। लेकिन ये इनकी नीति है। अभी इनके प्रवक्ता ने, मैंने कहा था कि मैं राजनीति नहीं करूंगा, बहुत संवेदनशील इशू है, कश्मीरी कम है जाट साहब, मैंने बात करूंगा। मैंने समय कम है, मैंने आपसे ये सवाल किया था कि धारा 370 में संशोधन फिर से होना चाहिए। सर, वो देखने का सरकार का काम है। चलिए, सरकार करेगी। समय कम है। जो प्रश्न अभी मौजूद है, जो आरोप प्रदीप जी ने मेरी पार्टी पर लगाए हैं, उनका जवाब मुझे समय हो गया। थोड़ा बहुत संक्षेप में प्रदीप जी बहुत संक्षेप में जवाब चाहेंगे, चूंकि समय समाप्त हो चुका है लगभग। कुल मिलाकर के आपने ये कहा था कि जो पर संपत्ति है कश्मीरी पंडितों के जो कब्जे में आ गई है, उनको छुड़ाने का काम भी सरकार ने किया है। सुनील पंडिता जी ने कह दिया ऐसा कुछ नहीं हुआ है, यहाँ तक कि सरकार ने ही कब्जा कर रखा है, कम से कम वो छुड़वा देते। बहुत संक्षेप पे चाहेंगे, बहुत संक्षेप में आपसे अनुरोध है। सर, ये जो अतिक्रमण हटाए गए हैं, पंडिता जी को मैं आश्वासन मतलब भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि देखिए, ये सरकार अपने टारगेट को बनाती है, अपने क्रम को बनाती है, उस हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट करती है जी। अब हमारी चर्चा टारगेट को लेकर के उसके पीछे जो छुपी, उसके पीछे के जो छुपे कारण हैं, उनको एलिमिनेट करना, और जो सरकार ने वादे कर रखे हैं आने वाले समय में, आप देखिए जितनी तेजी से हम काम कर रहे हैं, जितनी तेजी से हम वहाँ इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हैं, जितनी तेजी से मोदी जी की विकास योजनाएं वहां पे चल रही है, अगर आपको वो नहीं दिखती है कोई बात नहीं, ना दिखे, लेकिन तर्कहीन आरोप लगाने से एक बार अपने आप को रिफ्रेन करना चाहिए, बचना चाहिए। देखिए, कश्मीर की समस्या बीते 30 वर्षों से है, और आप अपेक्षा, मैंने सवाल ये किया आपसे, मैंने सवाल जाट साहब सवाल ये किया था कि संपत्ति कोई वापस नहीं हो रही है, कोई सेफ जोन नहीं बन रहा है कश्मीरी पंडितों के। समय आने दीजिए सर, छोटी छोटी समस्याएं हैं, उनको एलिमिनेट करके देखिए सरकार वो संपत्ति लेके क्या करेगी, आप बताइए। रोशनी एक्ट में जो परिवर्तन हुआ, रोशनी एक्ट जो आया था 2001 का,
और उसमें क्या क्या गोली खिलाए हैं और कितने लोगों ने अपना कार्यक्रम उसमें किया, उसको हटाने में समय लग रहा है। देखिए विधानसभा में उसको पारित कर करके और बड़े संगठित तरीके से जो है जमीनों को हड़पा के उठाया गया। लेकिन अगर उसमें जो है सरकार धीरे धीरे काम कर रही है तो मैं आपने समय का बाध्यता दे रखी है, तो मैं आपको बड़े भरोसे के साथ कहना चाहता हूँ कि सभी कश्मीरी पंडितों की जो संपत्तियां रोशनी एक्ट में छीनी गई थी वो उनको वापस की जाएगी। चल श्रीवास्तव जी, इस पूरे मुद्दे पे आखिर ये इस तरह हम लोग बहस करते रहेंगे, चलता रहेगा। और जो आज की स्थिति है कि बर्फ की आग कब बुझेगी, यानी कश्मीरी पंडितों पे जो आग बरसाई जा रही, गोली बरसाई जा रही है, या दूसरे राज्यों के मुस्लिम समुदाय भी है, कई मजदूर मारे गए दूसरे राज्यों के, कब आपको क्या लगता है कभी समाप्त होगा? देखिए त्रिपाठी जी, जो सरकार की नीति है, हमें लगता है कि कोई भी दल या केंद्र सरकार जो भी आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमें लगता है कि अगर ईमानदारी से सारी चीज़ों को करा जाए तो बिल्कुल कभी न कभी तो ये व्यवस्था जो सुधरेगी। लेकिन एक चीज़ और भी देखिए, आप हमेशा जो है एक दूसरे पर दोषारोपण करें। अगर जो है नेहरू जी ने उस समय गलती की तो उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ व्यवस्था को सुधारने की ज़रूरत है। और आप कश्मीरी पंडितों के लिए उनकी सुरक्षा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी संवेदनशीलता बताई है, तो अब तो उन्हीं के पास सरकार है और उन्हें करना चाहिए। मुझे लगता है कि आज जो कश्मीरी पंडितों की पीड़ा है उसको समझने की ज़रूरत है, और सरकार कोई भी हो उसको जो है जिस तरह से उनको असुरक्षा का माहौल है उसको भी दूर करने की ज़रूरत है। पंडिता जी का बयान जो है एक तरह से बड़ा ही उनकी बातचीत से लगा कि अभी भी कश्मीरी पंडितों के साथ न्याय नहीं हो पा रहा। जी चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी आपका, फारूक जी आपका, जाट साहब आपका, सुनील जी आपका और आरपी श्रीवास्तव जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की कश्मीर में हो रही लगातार टारगेट किलिंग की। आर्टिकल 370 हटने के बाद से घाटी में कश्मीरी पंडितों की किलिंग की घटनाएं बढ़ गई हैं और इस बात से प्रधानमंत्री पैकेज के तहत कश्मीर में नौकरी कर रहे कश्मीरी पंडितों में डर का माहौल भी बढ़ गया है, जिससे वो लगातार राज्य से बाहर अपने ट्रांसफ़र की मांग कर रहे हैं। यही नहीं, इस घटना के बाद एक बार फिर विपक्षी दल केंद्र सरकार पर सवाल खड़े करने लगे हैं। बहरहाल राजनीति अपनी जगह है। यहाँ सवाल यह उठता है कि आखिर कश्मीर में लगी बर्फ की आग कब बुझेगी। जनता का जवाब मिलता ही। नमस्कार।